नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मैंने कहा था कि अमेरिका जब तक चुनाव है तब तक बड़ी शांति और सीज़ फायर की बातें कर रहा है, और जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा असली रंग दिखाएगा इज़राइल के मामले में। अब चीज़ें एकदम साफ़ हो रही हैं। और अब जो मैंने पहली बार गाज़ा में जब पहली बार 7 अक्टूबर को हमला हुआ था तभी कहा था कि इसका जो अंत होगा वो इससे, और इसको कई दफ़ा दोहराया है, वो होगा गाज़ा पट्टी पर, गाज़ा पट्टी के एक बड़े हिस्से पर इज़राइल के कब्जे से। और अब उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो नई जानकारियां मिल रही हैं, सैटेलाइट मैप आए हैं और जो इज़राइल के मीडिया ने रिपोर्ट किया है उसके हिसाब से अब गाज़ा के अंदर पानी की लाइनें, बिजली की लाइनें, सेलफोन टावर, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम शुरू हो गया है ताकि इज़राइल वहाँ कुछ समय ठहर सके। अभी लोगों का अनुमान है कि 2025 तक वो वहाँ पर रहेगा, लेकिन सच ये है और अतीत ये कहता है कि वो वहाँ घुसेगा तो निकलेगा नहीं। अब बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं कि आप अपने आप को असहाय महसूस करेंगे। आप जहाँ जहाँ से उम्मीद करते थे न्याय की, उन सब जगहों से आपको बहुत कड़वे अनुभव मिलने वाले हैं। पूरा का पूरा प्रकरण कैसे डेवलप हो रहा है, नेतन्याहू को कैसे विश्वव्यापी समर्पण और समर्थन आउट ऑफ द वे जाके मिल रहा है, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 मामले, उसको भी समझेंगे। इजराइल की रणनीति क्या है इसको भी समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। अमेरिका से शुरू करते हैं। अमेरिका ने एक ऐसे आदमी को अपना राजदूत बनाया है इजराइल में जो तगड़ा जियोनिस्ट है, जियोनिस्ट सोच से है। उस आदमी का कहना यह है कि ये जो वेस्ट बैंक है और ये फिलिस्तीन कोई देश नहीं है, ना होना चाहिए, सब जगह इजराइल होना चाहिए, और वेस्ट बैंक जो है वो भी इजराइल के अंडर में ही होना चाहिए, इजराइल ही होना चाहिए, कोई फिलिस्तीन नहीं होना चाहिए। ये अमेरिका का वो आदमी है जिसको इन्होंने बनाया है अब राजदूत इजराइल में, कि नेतन्याहू को अमेरिका से कैसे रोज़मर्रा के काम में आंख बंद करके समर्थन मिल सकता है। हाल में ट्रंप का एक भाषण आया था। ट्रंप के भाषण में उन्होंने बड़ी गंभीर बातें कही। उन्होंने कहा कि ये जो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर गाज़ा में हमलों के खिलाफ, ये सब लोग एंटीसेमिटिक हैं। एक तो इनको बाहर फेंक दिया जाएगा, इनके वीज़ा कैंसिल कर देंगे, और जिन यूनिवर्सिटीज़ में ये सब हो रहा है इनके एडमिशन ख़त्म कर देंगे। कुल मिला के खुली धमकी कि अमेरिका में इजराइल का विरोध नहीं चाहिए। ये वीडियो पूरा का पूरा जो भाषण है ट्रंप का, वो काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है। ये 2 चीज़ें हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जहाँ जहाँ जिस जगह नेतन्याहू फंसने वाला होता है अमेरिका कैसे बचाता है। एक रिपोर्ट आई है अमेरिका की, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो चिल्ला के मर गए ब्लिंकन और सब लोग, बाइडेन, और ये कहा जा रहा था कि सहायता को वो गाज़ा के अंदर इजराइल जाने नहीं दे रहा, उस पर रोक लगा रहा है। ये दुनिया जानती है। 50 दफ़ा अलग अलग नेताओं ने भी बयान दिए हैं, मीडिया में खबरें भी आई हैं। लेकिन अमेरिका जो रक्षा आयोग है उसने रिपोर्ट में एक क्लीन चिट दे दी है, और वो कह रहा है कि इजराइल ने बिल्कुल भी गाज़ा के अंदर सहायता को जाने से रोका ही नहीं है। यूएस सेज इजराइल हैजंट ब्रीच्ड इट्स लॉ अगेंस्ट ब्लॉकिंग एड इन गाज़ा, क्योंकि ये मामला मानवाधिकारों के खिलाफ होता था, ये मानवाधिकारों का उल्लंघन था, इंसानियत के खिलाफ था। तो इस मामले को किसी भी तरह से कुछ गड़बड़ हो उससे पहले क्लीन चिट दे दो। और ये खबर बीबीसी ने छापी है। द यूएस सेज इजराइल हैज़ नॉट ब्रीच्ड अमेरिकन लॉ ऑन ब्लॉकिंग एड सप्लाईज आफ्टर अ 30-day डेडलाइन इट गेव इजराइल टू बूस्ट ह्यूमैनिटेरियन एड एक्सेस टू गाजा एट रिस्क हैविंग सम मिलिट्री असिस्टेंट कट ऑफ लैप्स्ड। दे दी क्लीन चिट। 30 दिन पहले ये चेतावनी दे रहे हैं कि आप वहां पर लोगों को सहायता को जाने दीजिए, वरना आपके खिलाफ तगड़ा एक्शन होगा।
और 30 दिन बाद क्लीन चिट दे रहे हैं। ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, बीबीसी ने बताया, ये सब उसकी भाषा है। इसके साथ आप जिधर देखेंगे उधर देखेंगे हालत यह है देशव्यापी स्तर पे। एक आदमी ने, सिपाही था ब्रिटेन की पुलिस में, उस आदमी ने कुछ संदेश सोशल मीडिया पे साझा कर दिए कि भाई गाज़ा में जो है वो गलत हो रहा है। उसको हमास समर्थक मान के गिरफ्तार कर लिया गया, सिपाही को सोशल मीडिया मैसेज के लिए। एक और पुलिस वाले के ऊपर इससे पहले एक्शन हो चुका है। ये चीज़ें बताती हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया का जो वेस्ट है वो पूरा का पूरा साथ खड़ा हुआ इजराइल के और नेतन्याहू के अपने देश में उसका विरोध हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू के खिलाफ एक मुकदमे में सुनवाई हो रही है और नेतन्याहू उस मुकदमे में पेशी के लिए जाने वाले थे, गवाही के लिए, तो वहाँ ना जाएं इसके लिए उन्होंने अपील लगाई थी। कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि आना पड़ेगा, जबकि नेतन्याहू डरे हुए हैं। आपको बताया जगह ठिकाने बदल बदल कर रहते हैं। नेतन्याहू की कैबिनेट की मीटिंग ठिकाने बदल बदल कर होती है, अपने दफ्तर में भी बंकर में रहते हैं, और कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। इसके बावजूद नेतन्याहू को जाना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कह दिया तो कह दिया। इसी तरह से नेतन्याहू के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी। उस डॉक्यूमेंट्री में नेतन्याहू से कैसे पूछताछ होती है वगैरह वगैरह ये चीज़ें बताई गई थी। इस डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर भी चल गया और उसके बाद में एक आदेश होता है और वो पूरी डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर वेलर सब विड्रॉ कर लिया जाता है। एक डॉक्यूमेंट्री है जो ये बताती है कि कैसे नेतन्याहू के खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई हुई, कैसे करप्शन का केस चला, वो डॉक्यूमेंट्री विड्रॉ हो जाती है। अब मैं आता हूँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पे है उसी हेग में है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। उसमें एक मुकदमा चलाने की बात हुई और मुकदमा चलाया जाना था बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ अपराध के मामले में। और ये मुकदमा वहाँ पर हुआ और वहाँ के एक आईसीसी के एक वकील हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, उनका नाम है करीम खान। उन्होंने नेतन्याहू और गैलेंट, जो अभी जिनको हटाया नेतन्याहू ने, रक्षा मंत्री, और इसके अलावा हमास के नेताओं भी, जिसमें याह्या सिन्वार, इस्माइल हानिया और मोहम्मद देईफ, कि ये सब लोगों ने आतंकवाद फैलाया हुआ है। इन लोगों ने मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं, इसलिए इन 6 के 6 लोगों को अरेस्ट किया जाए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कह रहा है। अब क्या है कि ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसको ऐसे समझिए कि ये कोई कोर्ट ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में किसी की सरकार चलती है उसका हो। तो बहुत सारे देशों ने, सभ्य देशों ने मिलके ये एक अदालत बनाई और इस अदालत को बनाने के बाद उन देशों ने ये किया कि भाई कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। कायदे से तो ये उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं जो इनके सदस्य हैं। जो सदस्य देश हैं उसी पे बाध्यता है। इजराइल सदस्य देश नहीं है, दोनों का ही नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी नहीं है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी नहीं है। उसको अंतर्राष्ट्रीय न्याय से मतलब ही नहीं है, वो किसी को मानता ही नहीं है, जब संयुक्त राष्ट्र को नहीं मानता है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये गिरफ्तारी होने के मामले पे एक मुकदमा दर्ज किया, जो प्रोसिक्यूटर था उसने। अब इस मुकदमे पे कार्रवाई हो, इससे पहले इस मामले को लंबा लटका दिया गया। अब ये मामला लटकता जाए, इस पे कार्रवाई ना हो। क्यों लटका है, कैसे लटका है, कुछ नहीं पता। भाई उसने तो हमास के नेताओं की भी मानी थी और इनकी भी मानी थी गिरफ्तारी। अब नेतन्याहू और ये सब इस पे बिदक गए कि आपने हमको हमास के समान कैसे रख दिया, पहली चीज़, और दूसरा हम तो मानते ही नहीं इस कोर्ट को, तो इसलिए हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो उसके देश सदस्य हैं, उसमें यूके भी सदस्य है, उसमें से ज़्यादातर लोगों ने कहा कि भैया ऐसा है कि अगर कोई ऑर्डर आता है इस कोर्ट का, तो उस ऑर्डर पे हम एक्शन लेंगे। और ये प्रोसिक्यूटर जो है करीम खान, ये यूके के रहने वाले हैं और ये जिस देश के हैं वो देश भी इनके साथ नहीं था। तो जब ये मामला लटक गया तो आपको लगेगा ठीक है भाई लटक गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मामला लटकने के अलावा इन वकील साहब के खिलाफ एक यौन उत्पीड़न का मामला करा दिया गया, तरुण तेजपाल बना दिया इनको। अब ये यौन उत्पीड़न के मामले में उलझ गए। अब ये जो है इनको नाप दिया और इसी के आधार पर भाई अब ये प्रोसिक्यूटर नहीं चलेगा। दूसरा क्या हुआ कि ये चूंकि मामला ऐसा माना गया था कि इंटरनेशनल लॉ जब को जो ना माने उसके खिलाफ कार्रवाई होगी,
तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो कोर्ट में मामला गया था, ये इंटरनेशनल जो कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कानून नियम, उनका पालन ना करने के कारण गया था। डिटेल में जाएंगे कौन से कानून है क्या है तो आप पक जाएंगे। अब क्या हुआ कि ये एक लुलिया मैकॉक करके हैं, एक जज साहब थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट के। उनकी वो उस 3 सदस्यीय बेंच के सदस्य थे जिसको इस मामले की सुनवाई करनी थी। और ये साहब जो है बड़े खांटी ईमानदार हैं, एकदम खरे, तो इनको कड़क भी माना जाता है। और ये समझ में आया कि इस मामले में भले ही वकील साहब इधर उधर हो जाए, लेकिन जज साहब जो हैं ये छोड़ेंगे नहीं। तो पहले मामले को लटकाया गया। कैसे लटकता है मामला आपको भी पता है, कोर्ट में ज़रूरी नहीं है कि जज ही लटकाए, बहुत जगह लटक जाता है, रजिस्ट्री में लटक जाता है। तो इनको क्या किया कि इनको फोर्स स्लीप पे भेज दिया कि आप जाइए। बोले क्यों, मैं क्यों जाऊं? बोले नहीं, आपकी तबीयत खराब है। और जिस जज को इस मामले की सुनवाई करनी थी, जिसको नेतन्याहू और हमास के नेताओं को और उनके, बल्कि हमास के ज़्यादा थे इसमें, इनके तो 2 ही थे, रक्षा मंत्री और नेतन्याहू, इनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी करने पर फैसला लेना था, उन जज साहब को ज़बरदस्ती छुट्टी पे भेज दिया। और इससे पहले वो छुट्टी से वापस आते उनकी जगह पे एक दूसरे जज साहब को रख दिया गया। मैकॉक्स recent forced leave from an ICC panel considering arrest warrants against Israeli leaders has sparked attention, especially given that ICC judges as expected to be independent and free from external political influences. Some reports suggest that pressure may have influenced her removal due to external sensitivities around the Israel-Palestine conflicts. तो ये साहब, ये जज साहब जो हैं, मतलब जज साहब मतलब ये मैडम है ये, तो इन जज साहब को जो है वो कोर्ट से बाहर कर दिया गया। ये चीज़ें जो हैं बताती हैं कि इसके बाद आप किसी न्याय की उम्मीद करोगे, किस तरह की उम्मीद कर सकते हो भाई? अगर एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसमें ही सीधा काम हो गया, उसको बोला हटो यहाँ से, जज को हटा दिया, वकील को हटा दिया, रेप केस लगा दिया उसके ऊपर, यौन उत्पीड़न के केस लगा दिए, और पूरा का पूरा मामला पहले लटका के रखा गया, उस तो इस तरह हो गया। इसके साथ साथ नेतन्याहू के खिलाफ एक बड़ा आरोप ये था, जिस पे भी आरोप लगा कि उसने कुछ लोगों को, IDF के अधिकारियों को ब्लैकमेल किया, उनकी नज़र, उसने नहीं मतलब उसके साथ के लोगों ने नज़रबंदी करके, और उसके बाद में उनसे कुछ ऐसी फाइल निकलवाई, पुराने मिनट्स निकलवाए मीटिंग के, और उनके अंदर बदलाव किया ताकि नेतन्याहू जो हैं उनके पास पहले से गुप्त सूचनाएं थी, ये किसी को साबित ना हो जाए कि उनको सूचनाएं थीं। अब क्या हो गया, जो वहाँ की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसने नेतन्याहू के पक्ष में बयान दे दिया है, और ये उसने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डिनाइज गेटिंग सस्पिशियस इंटेल ऑन हमास अर्स बिफोर अटैक। यानी कोई गुप्त सूचना ऐसी नहीं मिली थी कि हमास अटैक करने वाला है पहले से, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कह दिया है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से मामला है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि नेतन्याहू को छोड़ दिया जा रहा है, बात इतनी भी नहीं है कि गाज़ा का एक बड़ा हिस्सा इजराइल कब्ज़ा करने की तैयारी कर रहा है, बात और भी है। बात यह है कि अचानक एक वीडियो जारी किया है नेतन्याहू ने। इस वीडियो में नेतन्याहू ईरान के लोगों से बात कर रहे हैं। नेतन्याहू का संबोधन ईरान के लोगों के लिए कि उन 181 मिसाइलों को, जिसको 200 बताया गया है, फेंकने के बाद में $2.3 अरब पैसा खर्च हो गया सिर्फ 200 मिसाइल में ईरान का। इस बात का दर्द नेतन्याहू बयान कर रहे हैं ईरान के लोगों के सामने, और कह रहे हैं देखो ईरान वालों, ये खमैनी जो है, इसके चक्कर में, खमैनी के चक्कर में आपका जो पूरा का पूरा देश बर्बाद हुआ जा रहा है। अगर एक स्ट्राइक में इतने पैसे खर्च हो सकते हैं, इससे बहुत सारा आपका एजुकेशन बेहतर हो सकती थी, बहुत से स्कूल बन सकते थे, बहुत से अस्पताल बन सकते थे। ये सब बोल रहे हैं नेतन्याहू, किससे? ईरान के लोगों से। और जो खुद इतने दिनों से लगातार लगे हुए हैं, वो फ्री का था माल। ईरान के तो अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे पता है कि आप सब लोग जो है, आपकी फुसफुसाहट, आपकी विस्परिंग में सुन रहा हूँ कि आप लोग जो हैं वो किस तरह से घुट रहे हैं इस शासन में।
और ये युद्ध पिपासु हैं, ये तमाम ईरान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, और सारा पैसा ये बर्बाद कर दे रहा है। और इसके पैसे देखो, अब ये दोबारा मिसाइल ना छोड़े। We last spoke, the Khamenei regime launched hundreds of ballistic missiles at my country, Israel. I wonder, did he tell you how much that attack cost? Well, I'm not guessing. It's $2.3 billion. That's how much of your precious money they wasted on futile attacks. $2.3 billion. The missiles did marginal damage to Israel. But what damage did they do to you? That sum could have added billions to your transportation budget. It could have added billions to your education budget. But instead, Khamenei exposed the regime's brutality and turned the world against your country. He robbed you of money that should have been yours. I want you to imagine, just imagine, how your life could be different if Iran was free. You could speak your mind without fear. You could make a joke without wondering if you'd be carted off to Evin prison. Close your eyes. Picture the faces of your children, beautiful, innocent souls. Think of the endless potential they would have. Their entire lives are ahead of them. Imagine how your children's lives would look if billions of dollars were invested in them instead of being wasted on wars that can't be won. अब इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। एक मतलब ये निकाला जा रहा है कि ईरान के अंदर लोगों को ये भड़का रहे हैं, और ये चीज़ें आपने पिछले कुछ दिनों में देखी होंगी कि दोबारा से वो जो लड़कियों की आज़ादी वाला आंदोलन खड़ा हुआ इस बीच में, जब ये तनाव चल रहा है, ये आंदोलन ठंडा पड़ गया था, और इस पर भी सवाल उठ रहे हैं उसकी टाइमिंग को लेके, और भी बहुत सारे विरोध और दूसरी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। तो नेतन्याहू का कहना यह है कि ईरान में खमेनी की जो सरकार है, इसको अगर आप नहीं हटाओगे तो ये आपका विकास नहीं होने देगा, और ये युद्ध हमारे ऊपर थोपने जा रहा है, और युद्ध थोपेगा तो देखो कितना पैसा खर्च होगा। एक ही दिन में कुछ मिसाइल फेंकने में उसने 2 अरब से ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, $2 अरब से ज़्यादा। तो इसका जो मतलब निकाला जा रहा है, एक तो ये कि ये वहाँ के लोगों को उकसा रहा है बगावत करने के लिए, एक इंटरप्रिटेशन ये है। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि ये एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे अंदर के लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, इसलिए सावधान हो जाओ। और तीसरा ये कि ये अंदर ही अंदर युद्ध की तैयारी कर रहा है, गाज़ा पर कब्ज़ा करना चाहता है, और अगले चरण में ये पश्चिमी किनारा जो है वेस्ट बैंक, वहाँ पर भी और प्रसार करेगा। यानी इजराइल का सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं है। मैंने आपको बताया था लैंड प्रॉमिस लैंड क्या है, तो ये प्रॉमिस लैंड तक जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र में बोल चुके हैं कि हमको तो जो है भगवान ने कहा था कि आपकी जगह ये यहाँ से यहाँ तक है, तो हम तो वहाँ जाएंगे। तो ये हर तरफ से अगर आप देखें, नेतन्याहू के इरादे आपको दिख रहे हैं, नेतन्याहू की रणनीति आपको दिख रही है, और नेतन्याहू को कितना प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि देश के अंदर देश के बाहर जब भी जहाँ भी कोई आवाज़ उठाता है उसको दबा दिया जाता है। उसके अपने रक्षा मंत्री को बाहर कर दिया गया। तो ये जो सीन दिख रहा है ना, इस सीन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो अभी निराशाजनक हैं, और यही असली रंग है आज की तारीख में दुनिया का। जब इलेक्शन नहीं होते हैं तभी दुनिया की सरकारों की असलियत सामने आती है। और अब ट्रंप के आने के बाद जिस तरह के लोगों का वहाँ पर रखा जा रहा है, उनका जो विदेश मंत्री है वो भी उसी तरह की बातें कर रहा है, और सब मिला के निचोड़ की बात यह है कि अब ट्रंप का अगला कदम होगा। उसके पीछे आप कुछ भी मान लो, कोई लॉबी मान लो, कुछ पावरफुल लोग मान लो, इन्फ्लुएंशियल लोग मान लो, डार्क स्टेट मान लो, जिसको लॉबलाइज करना चाहते हो ट्रंप। लेकिन ये बहुत एग्रेसिव होने वाला है। अब इजराइल का समर्थन, जो बीच में कुछ चीज़ें सामान्य होती दिख रही थी, वो अब फिर लड़खड़ा रही हैं, और इसमें सिर्फ कुछ लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि ईरान जैसे कुछ देश आवाज़ उठाएंगे। लेकिन अभी तक का जो ईरान का भी इतिहास है वो सारा का सारा नूरा कुश्ती वाला है। जो भी है, अफसोस इस बात का है कि जो लोग बेकसूर लोग, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो आतंकवादी, उग्रवादी या स्वतंत्रता सेनानी, जो आप मान लो, क्योंकि इजराइल के भी बहुत सारे लोग उनको स्वतंत्रता सेनानी कह रहे हैं, हारिट्स के लोग कह रहे हैं, हारिट्स का प्रकाशक कह रहा है भाषण में। तो
उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन आम लोगों की जिनको रोज़ मारा जा रहा है, जिनका कोई कसूर नहीं है। दुआ कीजिए, अगर सचमुच आपको लगता है वहाँ ऊपर कोई है, दुआ कीजिए कि ये कम से कम आम लोगों को बख्श दें, इनको आपस में एक दूसरे का जितना झोंटा पकड़ के झगड़ करना है ना कर लें। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को साझा करें।